डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री 11th क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका था और अब हम सेकंड चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना की ओर आ जाते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। विगत चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी आपको कि बेसिक केमिस्ट्री का लगभग 2 या 3 टॉपिक तक जो अपन ने पार्ट बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो 2 या 3 पार्ट उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन आपको जानने चाहिए वो भी, क्योंकि हमारा बेस तैयार होता है। उसके बाद बाकी हिस्सा जिसमें हमने मोलरता, मोललता या इसके अलावा आप लोग समझ सकते हैं मोल भिन्न, ये सारी चीज़ें जब जानने लगे थे, मूलानुपाती सूत्र, तो वो सारी चीज़ें क्या थी, हमारे काम की थी। केमिस्ट्री में आगे उनका यूज़ होता है, उपयोग होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे परमाणु लिखे भी थे और ये कहा था कि परमाणु भार, अणु भार कैसे निकाला जाता है और उनको अपन मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अब देखें, अब हम उस चीज़ पर आ रहे हैं जो दूसरा बेसिक पार्ट बनाता है। असल में बेसिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हमारी किताब में हैं। पहला बेसिक केमिस्ट्री के नाम से ही है, दूसरा है परमाणु की संरचना, तीसरा है तत्वों का आवर्तता जिसमें आवर्त सारणी दे रखी है, और चौथा है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो अब हम परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमें ज़रूरत ही क्या पड़ गई परमाणु तक पहुंचने की, होता क्या चीज़ है। तो देखें, दुनिया में प्रत्येक चीज़ किससे बनी हुई है? पदार्थ से। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है कि साहब ये एक पत्थर होता है, तो क्या पत्थर इतना ही बड़ा होता है? ये सबसे पहले किससे बनना शुरू हुआ होगा? या आपके पास कोई सोने का, एक तरह से ये मान लीजिए कि सोने का एक टुकड़ा है इतना बड़ा, तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या पहली बार सोना इतना ही बड़ा मिला था, या इससे भी छोटा सोना मान लीजिए इसके 2 टुकड़े कर दें तो भी बताइए दोनों टुकड़े किसके? सोने के। 4 कर दें तो भी कितने हैं? सोने के। तो हम यही कहते हैं कि ये सारे टुकड़े इसके कितने भी करते जाओ, प्रत्येक टुकड़ा सोने का है। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि आखिरकार सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा। ठीक है, होता ये है जिस प्रकार से हम जानते हैं, छोटी छोटी ईंटों से एक ईंट इससे दूसरी लगती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उससे एक दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार से कमरे बन जाते हैं, कमरे से मकान बन जाता है। ठीक, और दूसरा उदाहरण लें, हमारा शरीर है, सबसे पहले किससे बनता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और फिर पूरा शरीर बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? कोशिका। मकान की सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? ईंट, ब्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ये शरीर, मतलब इन चीज़ों की, यानी ये तो शरीर की और ये मकान की सबसे छोटी इकाई होती है। और इन्हीं इकाइयों का बार बार रिपीट करते जाए, एक ईंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार रिपीट। कोशिका का कोशिका से रिपीट करते चलो, एक कोशिका के पास दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो पूरी एक बड़ी संरचना, पूरा एक अणु, पूरा एक शरीर बन जाता है। ठीक ऐसे ही दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सोना, चांदी और जो भी कुछ हीरा वगैरह सब पदार्थ, कोयला, लकड़ी, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। उन्हीं पदार्थों को परमाणु के नाम से जाना जाता है। यानी इससे छोटा कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। आपके हाथ में मान लीजिए एक माचिस की तीली हो, आप उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, लास्ट में आपके पास एक इतना छोटा टुकड़ा बच जाएगा जो और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। तो जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जब मिलते जाते हैं तो बोलो पूरी माचिस की तीली बन जाती है। ऐसे ही परमाणु भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इसकी बारंबार पुनरावृत्ति से नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, कौन सा होता है? परमाणु होता है। क्लियर है? तो एक परमाणु से ही धीरे धीरे अणु बने हैं। परमाणु जैसे जैसे मिलते गए बड़ा अणु बन जाता है। तो कुल मिला के सबसे छोटा कौन होता है? परमाणु। तो ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में 100 बच्चे हों,
100 बच्चों में से अगर हमको अध्ययन करना हो, उस क्लास के बारे में जानना है कि केमिस्ट्री का टीचर कैसा पढ़ाता है, फिजिक्स का कैसा पढ़ाता है, क्लास का माहौल कैसा रहता है, क्लास में शोर शराबा, तो बताइए हमें 100 बच्चों से पूछने की ज़रूरत है एक बच्चे से? तो हमारा उत्तर है एक ही बच्चे से पूछ लो, वो सारी बात बता देगा। ऐसे ही पदार्थ की अगर हमको संरचना जाननी है, पदार्थ के बारे में जानकारी लेनी है, तो एक परमाणु के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि एक परमाणु जैसा होता है वैसे ही सारे परमाणु होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के लिए परमाणु का क्या महत्व है? परमाणु को बोलते हैं इंग्लिश में एटम। ठीक है, तो एटम या परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा हिस्सा है जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था 100 बच्चों की क्लास में, जो 100 बच्चे बोलेंगे कि आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है, आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, बोलो वही बात एक बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है, कितना कोर्स करा दिया इन्होंने? 4 चैप्टर पढ़ा दिए इन्होंने, 4 पढ़ा दिए केमिस्ट्री। बोलिए जो 100 बच्चे बोलेंगे वही पहला एक बच्चा बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है जो गुण पूरी क्लास में है वो अकेले बच्चे में भी गुण है। ठीक है, और एक एक करके बच्चे मिले जब 100 में बन गए। तो ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम है कि पदार्थ के जो गुण होते हैं वही किसके होते हैं? परमाणु के गुण। जैसे मान लीजिए जल है या हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में आपके पास बहुत सारी हाइड्रोजन है, तो जो पूरी हाइड्रोजन का गुण होगा वही क्या होगा? सिंगल हाइड्रोजन का गुण होगा। तो मेरा कहने का मतलब है परमाणु होता क्या है? किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, इससे छोटा और नहीं हो सकता, वह सबसे छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, सभी गुण उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है? परमाणु के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारे पास एक परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी होगी कि परमाणु होता क्या है। अब असल में इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? तो देखिए परमाणु एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आधार है केमिस्ट्री का। ये जितने भी आपने लिखे देखे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप जानते हैं केमिस्ट्री मतलब रासायनिक तत्व, और ये रासायनिक तत्व ही क्या कहलाते हैं? परमाणु। तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में जानें। परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो इसके लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें रखी, और उनके परमाणुओं की जो बातें उन्होंने संरचना समझाई उन्हें कहते हैं हम एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल। किस नाम से जानते हैं? परमाणु मॉडल। ठीक, दोबारा समझ ले, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु होता कैसा है आखिर? परमाणु का भी तो पता लगे। जैसे हमसे कोई कहे कि आपका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, अब हम ये कहेंगे सब ये कोशिका कैसी होती है? कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसी पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से। तो परमाणु कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना को जिनके द्वारा जानते हैं वो परमाणु मॉडल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक था डाल्टन नाम का। क्योंकि ये मॉडल हमारी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा, जितना है मैं उतना बता देता हूँ। डाल्टन सबसे पहले परमाणु के मॉडल के बारे में इसने बात बताई थी। जो मॉडल डाल्टन, ऐसे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन ऋषि मुनि बहुत पहले इन मॉडलों को दे चुके थे। जैसे कणाद नाम के व्यक्ति थे, कणाद ऋषि थे, उन्होंने परमाणु के मॉडल को बिल्कुल ऐसे ही समझाया जैसे डाल्टन ने समझाया था। तो कुछ इसी प्रकार के, तो डाल्टन ने क्या कहा था अपने मॉडल में, अपन तो ये देखते हैं। तो ये एटम शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? डाल्टन के द्वारा ही दिया गया। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए और टॉमिया। ग्रीक भाषा का शब्द है। ए का मतलब होता है नॉट, और टू, मिया का मतलब है बी कट, यानी काटा जा सकता। तो पूरा सेंटेंस दोबारा सुन ले। परमाणु मॉडल की शुरुआत डाल्टन से मानी जाती है। इसने क्या है कि एटम का मतलब बताया नॉट टू बी कट, अर्थात परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे और अधिक वियोजित और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए मैं जो परमाणु की परिभाषा दे रहा हूँ उसको, परिभाषा को भी आप समझिए। पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। ये क्या कह रहा है? इसने केवल इतनी बात बताई है कि परमाणु वो होता है, परमाणु वो सबसे छोटा कण होता है जिसे और भी और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, और अधिक वियोजित नहीं किया जा सकता, और अधिक काटा नहीं जा सकता। तो ये डाल्टन की परिभाषा। दूसरी एक बात इसने और बताई थी कि परमाणु जो होता है कैसा होता है? ठोस गोलाकार आकृति का होता है।
कैसा होता है, ठोस गोला। ठीक है, तो इसके अनुसार डाल्टन के अनुसार परमाणु ठोस गोलाकार आकृति का होता है तथा इसे यह पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है और इसे और अधिक वियोजित नहीं किया जा सकता। यानी आप कोई सी भी विधि लगा लो, परमाणु को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ये तो डाल्टन की कहानी यहीं ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा जाननी भी नहीं होती। डाल्टन के अनुसार ठोस गोलाकार होता है परमाणु, और परमाणु वो होता है सबसे छोटा कण पदार्थ का जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि परमाणु को असल में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने 9वीं 10वीं में ही पढ़ लिया होगा कि जो परमाणु होता है, ऐसा नहीं है कि परमाणु को नहीं तोड़ सकते। अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और पाया कि परमाणु जो होता है उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन, ये वैज्ञानिक इन कामों में लगे रहे। उन्होंने देखा कि यार परमाणु, जैसे अपन के सामने ये कह दे कोई चीज़ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस मार्कर को नहीं तोड़ सकते, इस मार्कर के और टुकड़े नहीं कर सकते। किसी ने हमको चैलेंज दे दिया, हम क्या करेंगे, लगे रहेंगे इसको, क्योंकि आदत में होता है कोई चीज़ नहीं टूट रही तो ज़रूर तोड़ के देखते हैं। तो देखो हमने कोशिश की, ये मार्कर अलग हो गया, ठीक है, इस हिस्से को खोल के इसको अलग कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि पदार्थ 3 हिस्सों में अलग अलग में बट गया। ठीक, और तीनों को जोड़ दें तो वापस से मार्कर बन गया। ऐसे ही डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, यानी इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने आगामी प्रयोगों में देखा कि परमाणु कैसा होता है, विभाज्य होता है और 3 हिस्सों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आगे के मॉडल क्या कहेंगे, किस प्रकार से बातें आएंगी, वो सब बात हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपने केवल इतना जाना है कि परमाणु कितने हिस्सों से बनता है, 3 से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो हमारी जो केमिस्ट्री का मैं एक अलग हिस्से पे ले चलता हूँ। कोई भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं, वो सबको हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, आपको एक तत्व दे देगा और पूछेगा इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन। तो देखें, कोई भी तत्व जो होता है, तत्व कौन से होते हैं ये तो आपने देख ही रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। यानी आवर्त सारणी में आप जितनी भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व देखते हैं वो सब तत्व ही हैं, परमाणु ही हैं। तो आप लोग जो परमाणु होते हैं उनमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन, इनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखें, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी उदासीन कण होता है, की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा कैसे रहता है, कोई भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका होता है जेड एक्स। कुछ लोग ए को यहाँ लिख देते हैं और कुछ लोग या जेड एक्स ए। ठीक, दोनों ही तरीके सही हैं, ए जेड एक्स, इस तरह से समझे। अब आप समझे इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं जेड क्या है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 108 बच्चे हैं, क्योंकि तत्वों की संख्या लगभग 108 ही है हमारे पास अभी। प्रत्येक बच्चे का नाम अलग अलग अक्षर से या फिर किसी प्रकार से मान लीजिए अलग अलग बच्चे का नाम अलग अलग है। ठीक है, 108 का अलग अलग नाम है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो है स्टूडेंट का नाम, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा तो ये तो है तत्व का प्रतीक। एक्स क्या चीज़ है, तत्व का प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के लिए प्रतीक क्या आ जाएगा, इस जगह पर H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N। तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया, X। तो X तो क्या हो गया हमारे पास, तत्व का प्रतीक। अब आपको पता है क्लास जब चलती है तो सभी के रोल नंबर होते हैं, ऐसे ही हमने सारे तत्वों के रोल नंबर डाले हैं। उन रोल नंबर को कहते हैं, हमारा रोल नंबर है तो होगा विद्यार्थी क्रमांक, और परमाणु का रोल नंबर है तो हो जाएगा परमाणु का क्रमांक। तो Z जो है वो होता है परमाणु क्रमांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, A जो है वो क्या है, वो बताता है परमाणु के भार को।
तो ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान, या फिर परमाणु है ये तो परमाणु भार आ जाएगा, इसको परमाणु भार भी कहते हैं, या परमाणु भार। ठीक, एक तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लो। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा, दूसरा ये होता है, एक तो ये होता है और दूसरा ये है ए यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, या तो इधर लिख लीजिए या इधर, एक ही बात है। फिलहाल आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। दोबारा देख लें, एक्स तत्व का प्रतीक, जेड परमाणु क्रमांक और ए बराबर है उसका परमाणु भार। इसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं या फिर इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक है, सारे नंबर आपको पता होना चाहिए, क्या क्या नाम इसके पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। अब देखें, हमको पता तो पड़ गया तत्व में क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ है। चलो यहीं पे ले लेता हूँ मैं एग्जांपल। जैसे लिख रहा है 6 कार्बन 12, तो आप क्या क्या कह सकते हो, बोलिए। तत्व का प्रतीक क्या होगा, कार्बन। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 6। परमाणु भार क्या हो जाएगा, 12। समझ गए बात। तो ये हमारे पास एक सामान्य चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। अब आप ध्यान देंगे, ये ध्यान रखना, इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में, और उसके बाद देखेंगे अब मैं जो जो बता रहा हूँ। हमारा टारगेट परमाणु क्रमांक परमाणु भार ज्ञात करना नहीं है, हमारा टारगेट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना। तो देखिए, जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक हुआ जेड, ठीक है, उतनी ही संख्या किसकी होती है, प्रोटॉनों की, और उतनी ही संख्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की। तो बिना सोचे समझे जो भी जेड दे रखा है वही प्रोटॉनों की संख्या और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे फिर। ठीक, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किस किस के योग के, जो ए होता है ना, ए आपका परमाणु भार, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। ठीक, और प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के बराबर। तो ए बराबर जेड प्लस एन, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे ए माइनस जेड के बराबर। तो मेरा कहने का मतलब है ये आपके लिए बड़ा काम की चीज़ है। सुन लें एक बार फिर से, जेड जो है परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होता है, ए माइनस जेड, यानी ऊपर वाले हिस्से में से नीचे वाला हिस्सा घटा देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ए क्या चीज़ है, ए का मतलब मैंने आपको बताया, ए क्या था, द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान। एक बात और देख लें, अभी एक नॉर्मल मॉडल चल रहा है, हम जब आगे के मॉडल पढ़ेंगे तो हम लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो मध्य हिस्से में होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। परमाणु के दो हिस्से होते हैं, एक तो नाभिक होता है और एक उसकी कक्षाएं होती हैं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य में क्या, सूर्य तो मध्य में माना जाता है, केंद्र में, तो सूर्य तो नाभिक हो गया, उसके चारों तरफ कक्षाओं में ग्रह घूमते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मध्य में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनमें बाहर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड। तो ये दोनों कण किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में। कणों को ऑन बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियन बन जाएगा। ठीक है, तो ए का एक नाम द्रव्यमान संख्या तो पहले लिखा देता, इसका न्यूक्लियन भी कहा जाता है इसको, ए को न्यूक्लियन। ठीक, तो आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, प्रोटॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, न्यूक्लियन की संख्या बताओ। न्यूक्लियन का मतलब क्या निकालेंगे, दोनों का जोड़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। ठीक है, तो अब देखें, एक एग्जांपल से देखता हूँ। 15 फास्फोरस 31, 6 कार्बन 14। अब आप लोगों से दो एग्जांपल से मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए इसमें जेड कितना होगा। तो जेड आपको पता है कौन सा हिस्सा होता है, प्रतीक कौन सा है, पी। पी का मतलब फास्फोरस। जेड क्या हो जाएगा, 15। ठीक, अब आपसे पूछा गया प्रोटॉन कितने होंगे, तो मैंने बताया जेड बराबर पी, तो प्रोटॉन भी हो गए 15। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन भी हो गए 15। अब आएगी न्यूट्रॉन की बात। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या तरीका बताया, एक ऊपर के में से नीचे घटा दो, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 31 माइनस 15 बराबर 16। न्यूक्लियन की संख्या, ये जो ऊपर की संख्या ए होता है यही न्यूक्लियन की है, तो ए बराबर 31। यहाँ पे निकाल सकते हैं।
प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, 14 में से 6 घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 8। ठीक है, एक तत्व ऐसा है हमारे पास, देख लेना ये वाला, एक तत्व में यहाँ ले लेता हूँ 1H1। अब इसमें आपसे पूछे बोलो प्रोटॉन कितने हैं, उत्तर आएगा 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 - 1 यानी 0। तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप निकाल लेना, देख सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है 5, पाँचों में से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए, ए जेड जो भी है वो निकाल लेना, आपसे आराम से हो जाएगा। अगली क्लास में अपन देखते हैं परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जिनके अंदर थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और इसके अलावा बोहर का मॉडल, ये सारे बहुत सारे मॉडल हमको पढ़ने, तो अगली क्लास में लेते हैं। थैंक यू।